हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुभव क्लासेज पर। हमने हमारी पिछली वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर फर्स्ट को देख रहे थे, तो हम अपने इस अध्याय को अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कल की वीडियो में देखा था सतत पोषणीय विकास, और सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत हम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को देखा था, और उसके बाद हम हमारे एजेंडा 21 को हमने कल पढ़ा था। और उसके पश्चात हमने संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में हमने कल की वीडियो में देख लिया था। आज हम भारत में संसाधन के नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने संसाधन के नियोजन में कल पिछली वीडियो में देखा था, उसी प्रकार हम भारत के संदर्भ में संसाधन के नियोजन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आगे। संसाधनों के नियोजन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। क्या है? सोपान है। सोपान जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कुछ सोपान हैं जिनको हम देखेंगे। तो ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि एक संसाधन का जो नियोजन करना है, जो वितरण करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका करना है संसाधनों का, वो क्या है? एक प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कैसी है? जटिल है, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? ये एक कठिन प्रक्रिया है। मतलब जो हम संसाधनों का नियोजन करेंगे, जो वितरण करेंगे, अर्थात उसको विभिन्न माध्यमों में जो बांटेंगे, उसको किस प्रकार से वितरण करें, तो ये एक क्या है? कठिन प्रक्रिया है। आगे हम देखेंगे। तो इन सोपानों की बात करते हैं हम। सोपानों की बात करते हुए हम पहला सोपान देखेंगे। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। तो क्या करेंगे हम संसाधनों के नियोजन के लिए? पहले हमारे देश में क्या करेंगे? संसाधनों की पहचान करेंगे कि ये कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो उसकी क्या कर लेंगे? हम तालिका बना लेंगे, अर्थात एक सारणी बना लेंगे और उनमें संसाधनों के नाम लिख देंगे। संसाधनों का नाम लिख देंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इस प्रदेश में इस प्रकार के इतने इतने संसाधन मिलते हैं, और उनकी हम तालिका बना लेंगे। जिससे क्या होगा? संसाधनों का नियोजन करने में क्या होगा? वितरण करने में क्या होगा? आसानी होगी। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण। क्या करेंगे हम? क्षेत्रीय सर्वेक्षण, एक सर्वे करेंगे जिसमें हमें किसका पता चलेगा? उस क्षेत्र के संसाधनों के बारे में पता चलेगा। जैसा कि हमें पता चलेगा कि इस क्षेत्र में कोयला इतना पाया जाता है, इसमें ये संगमरमर इतना पाया जाता है, पेट्रोल इतना पाया जाता है। ये सभी क्या है? क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से हमको पता चलेगा। मानचित्र बनाना। अब मानचित्र कैसे बनाएंगे हम? जैसे हम हमारे इंडिया का मानचित्र देखते हैं तो कैसा है मानचित्र? तो उस क्षेत्र का हम क्या कर लेंगे? मानचित्र बना लेंगे। उसी प्रकार जैसा हमारा इंडिया का, राजस्थान का, हमारे मध्य प्रदेश का जो मानचित्र बना हुआ है, उसी प्रकार से उस क्षेत्र का जिसमें संसाधन वो पाए जाते हैं उसका क्या बना लेंगे? हम मानचित्र बना लेंगे। तो उससे क्या है? हमें उस क्षेत्र की सीमा का पता चल जाएगा कि ये संसाधन, इस प्रकार के संसाधन इस सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये मानचित्र बनाने से सहायक होगा। और उसके बाद संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना। संसाधनों के गुणात्मकता से क्या अभिप्राय है? तो गुणात्मक जैसे उनमें क्या गुण हैं? ये कोई अच्छी क्वालिटी का होता है तो कुछ निम्न क्वालिटी का होता है। जैसे हम कोयले को देख लेते हैं तो कोयले के हम कितने प्रकार देखते हैं? 4 प्रकार देखते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। तो क्या है ना, इसमें पीट, जो पीट कोयला है वो सबसे लघुतम इकाई का कोयला होता है। तो ये और जो एंथ्रासाइट कोयला है वो कैसा होता है? एक उच्च क्वालिटी का संसाधन होता है या कोयला होता है। तो इसको किस संदर्भ में रखेंगे हम? गुणात्मक, उसके गुण में। और मात्रात्मक, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले उस संसाधन की मात्रा का जो अनुमान लगाना है वो कैसे, उसको किस में रखेंगे हम? प्रथम सोपान में रखेंगे। अब मात्रा और गुणात्मक अनुमान लगा सकते हैं हम इस प्रकार। दूसरा सोपान हम देखेंगे, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी
किसकी आवश्यकता होगी? प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब संसाधन की विकास योजना हम लागू कर देंगे, उसके लिए अब इन संसाधनों की विकास योजनाओं को लागू करने के लिए हम किसका उपयोग करना पड़ेगा? हमें उपयोग करना पड़ेगा प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास होएगी नहीं तो हम संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे? और इन टेक्नोलॉजी का जो इन प्रौद्योगिकी है, जो मशीन है, उनका उपयोग करने के लिए एक कुशल श्रमिक का हमें क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा, जिससे क्या है, ये प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं, उनका हम सही तरीके से उपयोग कर सके। अगर हम इन मशीनों के लिए एक कुशल श्रमिक को उपयोग नहीं करेंगे तो इस प्रौद्योगिकी का कोई मतलब नहीं है, इससे संसाधन विकास होना नहीं हो सकता। संस्थागत नियोजन ढांचा, संस्थागत नियोजन ढांचे से अभिप्राय देखते हैं हम। संस्था यानी कोई संस्था बना लेंगे और इन संसाधनों के वितरण के लिए, जैसे हम मान लेते हैं कोई संसाधन व संस्था, जैसे हम किसी संसाधन है, जैसे हमारा कोई कपड़ा है, अब कपड़े की फैक्ट्री लगा ली हमने, तो कपड़े की फैक्ट्री में अनेक प्रकार के कपड़े, जैसे सूती है, लाइलॉन है, इन सभी का हम उत्पादन करेंगे। और उत्पादन कौन करेगा? उद्योगों में होगा, और उसे संस्था के माध्यम से किसमें वितरण करेंगे। तो ये एक संस्था होनी चाहिए। अब हम जनता में उस चीज़ को वितरण करेंगे तो हमको किसकी आवश्यकता होगी? एक संस्था की आवश्यकता होगी, और इस संस्था के माध्यम से हम उन संसाधनों का क्या कर सकेंगे? वितरण कर सकेंगे। तो हम इसको दूसरे सोपान के अंतर्गत रखेंगे। आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार हमारा ये सोपान, ये गलती से लिख दिया कि हम तीसरा सोपान देखते हैं हमारा संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। अब क्या है, जो हमारी संसाधन विकास योजना है और राष्ट्रीय विकास योजना, अब दो संसाधन, एक तो हमने कौन सी योजना चलाई है? संसाधन के विकास के लिए जो योजना चलाई है, जैसे हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और संसाधन का विकास करने के लिए जो योजना चलाई है, और जो राष्ट्रीय विकास योजना, अब इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में दूसरी भी जो राष्ट्रीय विकास योजना चल रही हैं, तो उनमें समन्वय यानी समानता स्थापित, मतलब एक दूसरे में समानता स्थापित करना होगा, जिससे क्या है, संसाधनों का विकास भी हो सके और राष्ट्रीय विकास की जो योजना चल रही है उनका भी विकास हो सके, और इन सभी लक्ष्यों को क्या कर सके? सरकार प्राप्त कर सके। अब हम देखते हैं, जैसे हमारी संसाधन विकास योजना में जैसे हम किसी खनिज पदार्थ को ज़मीन से निकाल रहे हैं। अब उस खनिज पदार्थ को हम जब ज़मीन से निकाल रहे हैं तो उससे क्या है, उसको हम अधिक मात्रा में नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? संसाधन उसी प्रकार से हमारे काम में आता रहेगा। और जो राष्ट्रीय विकास योजना है, अब राष्ट्रीय विकास योजना, जैसे राष्ट्रीय विकास योजना में हम देख लेते हैं, सरकार विभिन्न सड़कें बना रही हैं, कोई उद्योग बना रही है, विभिन्न बस्तियां बसा रही हैं, उससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा हमारा। तो ये राष्ट्रीय जो योजनाएं जो चल रही हैं, और हमने जो हमारा लक्ष्य रखा है संसाधन विकास योजना का, तो इन दोनों के समन्वय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। जैसे हम देख लेते हैं, अगर हम किसी विद्यालय को बना रहे हैं तो उसमें हमें लोहे की आवश्यकता हुई, तो हम उस संसाधन को कहाँ से प्राप्त करेंगे? उस संसाधन को हम प्राप्त करेंगे ज़मीन से, खनन क्रिया के माध्यम से हम उन संसाधनों को प्राप्त करेंगे। तो हम उन संसाधनों को अत्यधिक मात्रा में निकालेंगे तो क्या संसाधन विकास होएगा हमारा? नहीं होगा। तो ये क्या है, राष्ट्रीय विकास के लिए अब हमने जो विद्यालय बनाया उसके लिए उन संसाधनों को हमने क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। तो ऐसे इन दोनों जो योजनाओं में क्या करना होगा? हमको समन्वय स्थापित करना होगा, जब हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं, और जो हमारे संसाधनों का नियोजन है, जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम सही रूप से संचालित कर पाएंगे। अब इसी में देख लेते हैं हम दूसरा पॉइंट, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। अब हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र हो,
अगर वो कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए क्या होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए। अगर उन संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं होगी तो क्या विकास कर सकेगा वो क्षेत्र, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो जो संसाधनों की उपलब्धता है वो क्या मानी जाती है, आवश्यक मानी जाती है। अब इनके अभाव के कारण कोई क्षेत्र या कोई प्रदेश अपना क्या नहीं कर सकेगा, विकास नहीं कर सकेगा। दूसरा देखते हैं हम, परंतु प्रौद्योगिकी गैर संस्थाओं में परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी और गैर संस्थाओं में परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की। अब हम जैसे देख लेते हैं कि जो प्रौद्योगिकी हमारी टेक्नोलॉजी है तो उसके अभाव में भी हमारा क्या नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। अब हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हमारा क्या विकास हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अब जैसे हम मशीनें नहीं होगी तो हम खनन क्रिया कैसे करेंगे और उन संसाधनों को कैसे प्राप्त करेंगे जो लाखों किलोमीटर हमारे ज़मीन में धसी हुई हैं। तो हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी प्रौद्योगिकी नहीं होने पर भी हम क्या नहीं कर सकते, संसाधनों की उपलब्धता का उपयोग नहीं कर सकते, जिससे क्या होगा, हमारा विकास संभव नहीं हो सकता। तीसरा हम पॉइंट देखेंगे, देश में बहुत से क्षेत्र हैं, क्या है, देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। अब हमारे देश में हम भारत में देख लेते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य पाए जाते हैं जिनमें क्या है, संसाधन तो बहुत है परंतु वो क्या है, अपनी आर्थिक स्थिति में क्या हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। वहाँ पर संसाधन तो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं परंतु उनका क्या है, मूल विकास नहीं हो पाया है। मूल विकास में हम जैसे देख लेते हैं, वहाँ पर सड़कें कम होगी या फिर जो परिवहन के संसाधन हैं उनमें क्या होगी, कमी होगी। तो वो क्या हो गया, आर्थिक क्षेत्र से या पिछड़े प्रदेशों के गिनती में आ जाता है, किन के होने पर, संसाधन के होने के बावजूद भी। तो ऐसे हमारे देश में विभिन्न राज्य देखने को मिलते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में भी कुछ ऐसे प्रदेश पाए जाते हैं जहाँ पर, अब हमारे राजस्थान के पश्चिमी प्रदेशों में देख लो, वहाँ पर खनन क्रिया तो अत्यधिक होती है और वहाँ पर संसाधन भी पाए जाते हैं। कुछ संसाधनों पर उस राज्य का एकीकरण भी है, परंतु क्या है ना, वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या है, पानी की कमी है, जिसके कारण क्या है, वो प्रदेश किसकी श्रेणी में आता है, पिछड़े प्रदेश की श्रेणी में आता है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। अब हम दोनों ही प्रदेश देख लेते हैं। एक तो वो प्रदेश जिसमें संसाधन की समृद्धता अर्थात संसाधन होते हुए भी वो क्या है, पिछड़े प्रदेश की श्रेणी में आता है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों के न होने पर भी क्या है, आर्थिक रूप से विकसित है अर्थात उच्च श्रेणी में आता है, मतलब वो अपनी आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है। तो जो जिन राज्यों में संसाधन नहीं है, जैसे हम नेपाल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल आपने देखा होगा कितनी उसकी सीमा कितनी सी है, उसका स्थान कितना सा है, जो उसमें ना तो अत्यधिक खेती की जा सकती है, खेती भी नहीं हो सकती, और वहाँ पर हम देख सकते हैं वो समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र से घिरे होने के कारण वहाँ पर अनेक भूकंप की भी संभावनाएं होती हैं। फिर भी क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, कौशल है, जिसके माध्यम से क्या है, वो आर्थिक विकास की श्रेणी में उच्चतम राष्ट्रों में आता है। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण माना जाता है, उच्च प्रदेश का उदाहरण माना जाता है। अब दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशन क्या होता है, दो शब्द आते हैं हमारे पास, एक आता है उपनिवेश, एक आता है औपनिवेशिकरण। उपनिवेश क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, ये सब क्या हैं, ये सब राष्ट्र हैं जो क्या है, अपने उपनिवेश बसाते हैं, अर्थात दूसरे जो महाद्वीप होते हैं उनमें क्या है, संसाधनों की मात्रा को देख करके नहीं, ये अपने जनसंख्या को वहाँ पर बसाते हैं और
उस क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे 200 सालों तक हमारे भारत के ऊपर किसने राज किया था, अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो अंग्रेज़ों ने जो राज किया था वो क्या कर रहे थे, भारत से अनेक संसाधनों को प्राप्त करके और कहाँ ले जाते थे, अपने यूरोपीय कंट्रीज में ले जाते थे और उनको बेच करके क्या कमाते थे, पैसा कमाते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। तो उपनिवेश और औपनिवेशिक, अर्थात उपनिवेश कौन होगा, जिस पर जो देश, जो राष्ट्र उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, उसके संसाधन पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा, तो वो क्या होगा, जिस पर प्रभुत्व जमाया है तो वो कौन सा राष्ट्र कहलाएगा, उपनिवेश राष्ट्र कहलाएगा, उपनिवेश देश कहलाएगा। और जो उस पर प्रभुत्व स्थापित करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा औपनिवेश। उपनिवेश और औपनिवेश। अब उपनिवेश का इतिहास क्या बताता है हमें, जो विदेशी आक्रमण है, जो यूरोपीय आक्रांता आए, वो उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश मुख्य आकर्षण रहे। जो हमारे देश में जो भी संसाधन पाए गए उन पर क्या कर लिया, उन्होंने प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उनको उन संसाधनों को क्या किया, यहाँ से ले जा करके नहीं अपने यूरोपीय कंट्रीज में क्या किया, उनका क्रय विक्रय किया, जिससे उनको क्या हुआ, मुनाफा लाभ कमाने को मिला। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब जो भी उपनिवेश थे, उपनिवेशिक जो देश थे, उन पर क्या किया, इन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया। और ये प्रभुत्व कैसे स्थापित किया, ये यूरोपीय जो कंट्री थी वो क्या थी, टेक्नोलॉजी के मामले में क्या थी, सबसे आगे थी। और यूरोप में हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति अर्थात टेक्नोलॉजी के जो मामले में है, जो उत्पादन के जो साधनों में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये किसकी श्रेणी में आया, प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आया। तो इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, उपनिवेशों पर अर्थात दूसरे जो प्रदेश है, जो महाद्वीपों पे इनने क्या बसाए, अपने उपनिवेश बसाए और उन उपनिवेशों में जो पाए जाने वाले संसाधन थे उनका क्या क्या शोषण किया और उन पर आधिपत्य जमा करके और उन्हें अपने उपयोग में लिया। तो ये दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अब इसके बाद अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अब हम देखते हैं, अगर संसाधन किसी प्रदेश के विकास में कब योगदान देंगे, जब वहाँ क्या होगी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी होगी। अब हमारे पास मशीन ही नहीं होगी, क्या नहीं होगी, मशीन ही नहीं होगी, तो हम इन संसाधनों को खनन क्रिया के माध्यम से कैसे निकालेंगे और इन संसाधनों का हम कैसे उपयोग करेंगे। तो क्या है, तो उस प्रदेश का क्या है, विकास संभव नहीं है अगर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या नहीं कर सकेगा, अपना विकास नहीं कर सकेगा और वह पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। संस्थागत परिवर्तन अर्थात जैसे हम किसी संसाधनों को निर्माण कर लेते हैं, हमने जैसे कपड़े का निर्माण कर लिया उद्योगों के माध्यम से, तो उस संस्था के माध्यम से हम उसको वितरण कैसे करें, उसमें परिवर्तन, उस संस्थाओं का परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास क्या नहीं होगा, आर्थिक विकास हमारा संभव नहीं हो सकता। अब हमने इन सोपानों को देख लिया है। सोपानों में हमने बहुत सी बातें देखी जिससे हमें वितरण के बारे में पता चल गया है कि हम संसाधनों का वितरण किस प्रकार कर सकते हैं और किस माध्यम से हम हमारा विकास कर सकते हैं और जो हमारा आर्थिक विकास है उसको हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। तो हमने इसको देख लिया है। हम आगे के जो हमारा अगला पॉइंट है, हमारा क्या है अगला पॉइंट, संसाधनों का संरक्षण। अब जब तक हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, संसाधनों के संरक्षण में क्या देखते हैं हम, अब जब तक हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो जब तक हम संसाधनों का सही रूप से नियोजन कर सकेंगे, उनका सही रूप से उपयोग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो संसाधनों का संरक्षण भी क्या है, ज़रूरी है। संसाधनों के संरक्षण के लिए हमारी भारत सरकार और भी अन्य संस्थाएं जो क्या है, इन संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। उन संसाधनों के संरक्षण योजना के तहत हम वन सिद्धांत को हमने एजेंडा 21 में देखा था, अभी पिछली वीडियो हमने एजेंडा 21 में देखा था। तो वो क्या है, संरक्षण के लिए, इन संसाधनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए
ही बनाए गए थे। अब पॉइंट, इसके पॉइंट में, संरक्षण के पॉइंट में हम पहला पॉइंट देखते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब संसाधन होंगे तो, अब जैसे किसी भी तरह के विकास से तात्पर्य राजनीतिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो कैसा विकास हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक विकास हो, इसके लिए क्या है, संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब संसाधन नहीं होंगे तो हमारा राजनीतिक विकास हो सकेगा, हम विभिन्न उच्च राष्ट्रों की जो श्रेणी में आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक विकास भी नहीं होगा इससे, संसाधनों के अभाव में। हमारा सामाजिक विकास भी नहीं होगा, आर्थिक विकास तो हो ही नहीं सकता। आर्थिक विकास तो किसी भी आधार पर नहीं हो सकता अगर हमारे प्रदेश में क्या है, संसाधनों की कमी है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समस्या हो सकती हैं। अब इन संसाधनों का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, इन संसाधनों का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो क्या है, क्या होगा, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी हमारे प्रदेश में अगर उपभोग और अति उपयोग के कारण। अब अगर कोई व्यक्ति इन संसाधनों या कोई प्रदेश इन संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेगा तो उसका सामाजिक और आर्थिक जो पर्यावरण है, और पर्यावरण में क्या हो जाएंगी, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अगर हम देख लेते हैं, अगर हमारे हम जैसे विभिन्न प्रकार के जो क्या बोलते हैं उसको, संसाधन, उद्योग लगाते हैं। उद्योग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। तो कच्चा माल लाने के लिए हम क्या करते हैं, वनों को, अन्य खनिज पदार्थों को क्या करते हैं, निकालते हैं। इससे क्या होता है, हम सामाजिक और आर्थिक समस्या के क्या हो जाते हैं, समस्या हमारे ऊपर आ जाती हैं। इससे हमारा विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब इन समस्याओं के लिए विभिन्न स्तर यानी जैसे विश्व क्षेत्र पर, राष्ट्र क्षेत्र पर या फिर राज्य क्षेत्र पर क्या है, अनेक मुहिम चला करके इन संसाधनों का क्या करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए। और ये क्या है, आवश्यक भी है। अन्यथा हम संसाधनों के अभाव में संसाधनों का दुरुपयोग करके पर्यावरण को तो नुकसान ही पहुंचाएंगे, साथ ही हमारे आर्थिक विकास भी क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा उससे। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए क्या रहा है, चिंता का विषय रहा है। अब जैसे हमारी आज़ादी कब मिली, हमें सन 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी, जो क्या है, इन संसाधनों के बारे में अपनी क्या है कि चिंता प्रकट की। अब इन चिंताओं के माध्यम से उनने क्या किया, इन संसाधनों को क्या किया, संरक्षण करने की बात कही। अब जैसे हम देख लेते हैं, गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता कौन है, गांधी जी, जो इस बारे में अपना मत देते हैं। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु क्या है, लेकिन किसी की लालच संतुष्टि के लिए नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे प्रदेश में संसाधन तो अत्यधिक है और हम हर व्यक्ति की उससे क्या कर सकते हैं, आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, परंतु क्या है, लालच की संतुष्टि के लिए अगर कोई व्यक्ति उस संसाधन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करता है तो वो क्या हुआ, लालच हुआ। तो उसकी संतुष्टि के लिए क्या है, वो संसाधन हमारे प्रदेश में क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अर्थात हम देखते हैं हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। जैसे हम निरंतर तो हमारा संसाधनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भरण पोषण तो कर सकते हैं, परंतु अगर हम लालचवश इन संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, अत्यधिक मात्रा में इनको निकालेंगे, इनका दुरुपयोग होगा उससे, और उससे क्या होगा, हमारी क्या नहीं हो सकेगा, विकास नहीं हो सकेगा, हम पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। अब क्या देखते हैं हम
विश्व स्तर पर, किस पे, विश्व स्तर पर क्या हुआ, संसाधन यास यानी क्या है, कमी के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति जो लालच करते हैं, जो स्वार्थी हैं, जो इन संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, इनको अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, इनका खनन क्रिया करते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। इनके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, प्रौद्योगिकी जिम्मेदार है, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। अब हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमने क्या किया, संसाधनों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में, उनको संसाधनों को खनन क्रिया के माध्यम से अत्यधिक निकालना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार मानी गई है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जिम्मेदार मानी गई है। वे अत्यधिक उत्पादन, दूसरा पॉइंट में, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। क्या थे वो, अत्यधिक उत्पादन के तो विरुद्ध थे, अर्थात जो ये संसाधन है इसका उत्पादन चाहे कम हो, इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे एक खेत है तो उसमें क्या है, हम किसका उपयोग करेंगे, अब आधुनिक समय के क्षेत्र में हम देख लेते हैं तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम क्या करते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र में क्या कर लेते हैं, धान को उगा देते हैं। और धान की कटाई जो बुआई है वो किसके माध्यम से करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से करते थे। प्राचीन काल में हम देख लेते हैं, प्राचीन काल में हम क्या करते थे, जो हल है बैलों के माध्यम से क्या करते थे, उसकी जुताई करते थे। तो इस मात्रा में हम देख लेते हैं, जो गांधी जी का क्या विचार था कि उत्पादन तो के तो विरुद्ध थे, चाहे उत्पादन कम हो जाए परंतु क्या हो, इन जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अर्थात उस जो क्षेत्र में, जैसे हम कृषि का उदाहरण लिया, तो उस क्षेत्र में क्या है, अत्यधिक श्रमिकों को लगाया जाए, जिस टेक्नोलॉजी को ना लगा करें, अत्यधिक श्रमिकों को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी आर्थिक विकास की जो स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम, क्या, क्लब ऑफ रोम ने की। अब जो हम दूसरे पॉइंट पे हमने क्या देख रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात विश्व लेवल पर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व लेवल पर क्या हुआ, संसाधनों के संरक्षण के लिए, इन संसाधनों के दुरुपयोग से बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए क्या हुआ, वकालत हुई 1968 में। कब हुई, 1968 में। इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। क्लब ऑफ रोम ने की, क्लब ऑफ रोम ने की, अर्थात इन संसाधनों के संरक्षण के लिए एक क्लब ऑफ रोम ने क्या कहा, 1968 में इनके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष ये बात रखी कि हम क्या करेंगे, संसाधनों का संरक्षण करेंगे, और इस बात को उन्होंने कब रखा, 1968 में रखा। किसने रखा, क्लब ऑफ रोम ने। आगे देखते हैं हम, तत्पश्चात कब, 1974 में। कब, 1974 में। 1974 में सुमेसर ने स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के एक बार फिर पुनरावृत्ति की, फिर से क्या की, पुनरावृत्ति की। किस बात की, जो गांधी जी का जो मत था, जो उनके विचार थे कि जो हमारे क्या हो, संसाधनों क्या हो, संरक्षण प्रदान हो। तो 1974 में सुमेसर एक ने क्या लिखा, स्माइल इज ब्यूटीफुल लिख करके ने क्या किया, गांधी जी के दर्शन अर्थात उनके जो विषय थे उनको इस पुस्तक में क्या किया, उनका दोहरान किया। तो इसमें स्माइल इज ब्यूटीफुल में हमें क्या देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, सुमेसर के द्वारा लिखी गई थी। उसमें गांधी जी के जो विचार थे, जो दर्शन के जो विचार थे, उसमें क्या किया गया, उसमें पुनरावृत्ति की गई। 1987 दूसरा पॉइंट, 1987 में। कब, 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। अब जो इसके पश्चात क्या हुआ, 1987 में एक ब्रुटलैंड आयोग की स्थापना हुई। मतलब ब्रुटलैंड आयोग था, उसकी जो स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, परंतु उसने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की किसके समक्ष, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके ने क्या कहा
हम क्या करेंगे, संसाधनों को क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे। और उसने क्या करा, इन संरक्षण प्रदान करने के लिए एक योगदान दिया। किसमें, संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ब्रुटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उससे क्या हुआ, संसाधनों का संरक्षण के बारे में क्या की गई, बात कही गई। दूसरा हम देखेंगे, इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास का संकल्प प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। अब जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सतत पोषणीय विकास अर्थात निरंतर चलने वाला विकास, वो क्या, किसकी एक विचारधारा थी, किसका एक संकल्प था, वो ब्रुटलैंड आयोग का ही संकल्प था, जो उस रिपोर्ट में कब 1987 में उस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। और सतत पोषणीय विकास हम पिछली वीडियो में देख सकते हैं, आप उधर हमारे अनुभव क्लास के चैनल पर ये पिछली वीडियो देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम, ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अर्थात ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अब जो सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा थी, जो संकल्पना थी, वो किस में प्रस्तुत की गई, हमारा साझा भविष्य अर्थात ओवर कॉमन फ्यूचर में। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय, जो वैश्विक स्तर पर क्या है हमारा भविष्य, वो क्या होगा, वो इस शीर्षक के रूप में क्या, पुस्तक के रूप में क्या हुई, प्रकाशित हुई। दूसरा पॉइंट, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1922 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था। अब पिछली वीडियो में हमने रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में है तो उसको भी देख लिया था हमने, और क्या है उसके संदर्भ में क्या हुआ योगदान, जो हमने रियो डी जेनेरो में हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके जो क्या उद्देश्य थे वो हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसी प्रकार हम इन सभी को देख सकते हैं। और रियो डी जेनेरो ब्राज़ील जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अन्य सम्मेलन हुआ था, जो कब हुआ था, 1922 में हुआ था। और ये सर्वप्रथम पहला सम्मेलन था जो संसाधन के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। अब हम रियो डी जेनेरो ब्राज़ील को हम विश्व के मानचित्र पर देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अब हम मानचित्र पर देख सकते हैं रियो डी जेनेरो। अब इससे क्या है, हमको क्या है, चीज़ों को याद रखने में क्या होगी, सहूलियत होगी। हम रियो डी जेनेरो देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये हमारा ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में हम रियो डी जेनेरो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें रियो डी जेनेरो देखने को मिल जाता है। ये रियो डी जेनेरो है और ये ब्राज़ील में है, का देखने को मिलेगा हमें उत्तरी अमेरिका में, वो दक्षिणी अमेरिका में हमें देखने को मिलेगा ब्राज़ील में। और जो हमने पिछली स्लाइड में जो हमने बात की थी, ये हमारा यूरोप है। और यूरोप में हम देख लेते हैं, जो हमारे ये यूरोपीय राष्ट्र हैं, यूरोपीय राष्ट्रों ने जो इन अफ्रीका में और जो एशिया में, ये हमारा एशिया है यहाँ पर, जिसमें चीन देख लेते हैं हम, तो इन क्षेत्रों में क्या किया, और अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो ये हम मानचित्र के माध्यम से, जिससे क्या हो, हमें समझने में क्या हो, सहूलियत हो, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। और आप इसमें आपको नहीं दिख रहा हो तो आप मैप में देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे चैनल अनुभव क्लास को आप सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसी वीडियो आपको और अगले आने दिनों में मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।